नमस्कार। इस वीडियो में आज हम मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देयर आर 4 फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दीज इक्वेशंस आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। सेकेंड इक्वेशन है डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। एंड फोर्थ इक्वेशन इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल टी अपॉन डेल टी। यहाँ डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, रो चार्ज डेंसिटी है ऑफ फ्री चार्ज, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड जे इज करंट डेंसिटी। इन सभी इक्वेशंस को इसी क्रम में लिया जाता है। पहली वाली को फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम इन इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ये सभी इक्वेशंस डिफरेंशियल फॉर्म में है। पहले हम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट डी इक्वल टू रो को डिराइव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम लेंगे, एक पराविद्युत माध्यम जिसका सरफेस एरिया एस है, और ये जो सरफेस है एक वॉल्यूम वी को एनक्लोज किए हुए, परिबद्ध किए हुए, यानी सरफेस एस एक बाउंड्री के रूप में है और अंदर का जो वॉल्यूम है वो वी है। अब इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में दो तरह के चार्जेस हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। जो फ्री चार्ज है, मुक्त आवेश, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, और जो पोलराइजेशन चार्ज है या जिसे हम बाउंड चार्ज, बद्ध आवेश, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो रो पी है। तो उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों चार्जेस के सम के बराबर होगा। चूंकि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अपन एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लें डीवी, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा रो डीवी। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल कर लेंगे। इसी तरह उस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में जो पोलराइजेशन चार्ज है वो होगा रो पी डीवी, और टोटल वॉल्यूम वी के अंदर जो चार्ज होगा वो वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन चीज आ जाएगी डीवी, रो प्लस रो पी। अब हम गाउस लॉ को लेंगे। कोई भी क्लोज्ड सरफेस एरिया है, उससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स, वो उसके अंदर जितना चार्ज उपस्थित है Q, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ये हमें ज्ञात होना चाहिए, गॉस लॉ। अब Q का मान ऊपर से अपन इसमें रख देंगे, तो इस प्रकार मान अपने को प्राप्त होगा। अब रो पी जो होता है वो होता है माइनस डेल डॉट पी। यहाँ जो P होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये वैल्यू उस इक्वेशन में रखेंगे, तो ये बराबर रो पी की जगह माइनस डेल डॉट पी रख देंगे। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आ जाएंगे। चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसे इंटीग्रेशन के अंदर लिया जा सकता है। नाउ यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, चेंजिंग सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू ये ज्ञात हो जाएगी, डेल डॉट दिस वन एंड डीवी। बाकी अपन ऐसा का ऐसा रख देंगे। अब जो ये वाली टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे और दोनों में कॉमन ले लेंगे डीवी और डेल। अब ये एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी, जैसा कि हम जानते हैं ये डी होता है,
इसे हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो इसकी जगह यहाँ डी रख देंगे और ये वैसा का वैसा। अब इसे भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल कॉमन ले लेंगे। अब जैसा कि ये वॉल्यूम हमने आर्बिट्रेरी लिया है, इसका मान स्वच्छ है, यह सभी वॉल्यूम के लिए इक्वेशन लागू होती है। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल ज़ीरो है, तो इसका मतलब हर स्थिति में वॉल्यूम के सभी मानों के लिए इसका मान जीरो है। तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेंट है, समाकल्य, वो ज़ीरो होना चाहिए, तभी इसका मान ज़ीरो आएगा। तो डेल डॉट डी माइनस रो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो। तो ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगी। अब हम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करेंगे, डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं उनका कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं होता। जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल अलग अलग नहीं होते, हमेशा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर मैग्नेटिक पोल्स अलग अलग नहीं होंगे तो उनके कारण जो मैग्नेटिक करंट्स होगी उसका भी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, कोई भौतिक सार्थकता नहीं होगी। यानी दोनों पोल्स हमेशा एक साथ होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है और वो वापस साउथ पोल में एंटर करती है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्लोज्ड कर्व के रूप में होती है, बंद वक्र के रूप में होती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी स्वच्छ बंद पृष्ठ है, उसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही है तो उतनी ही बल रेखाएं उसमें से बाहर निकलेगी। चूंकि ये बंद वक्र के रूप में होती है, इसलिए बंद वक्र तभी बनेगा यदि एक सरफेस से निकलेगी तो दूसरे सरफेस से वो एंटर करेगी। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी उस बंद पृष्ठ, वो जो क्लोज्ड सरफेस है, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से बाहर निकलेगा उतना का उतना वापस एंटर करेगा। तो उस क्लोज्ड सरफेस में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका मान जीरो होगा। अगर ये सरफेस क्लोज्ड नहीं होता और सिंपल सरफेस लेते तो इसका मान जीरो नहीं लेते, लेकिन क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज सरफेस में जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना का उतना एंटर कर रहा है, इसलिए उससे लिंक होने वाला, उससे संबद्ध जो फ्लक्स है, कुल फ्लक्स, वो शून्य होगा। अब अपन इसके अंदर गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का उपयोग करते हैं और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं, जैसा कि अपन पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ डेल डॉट बी डी वी हो जाएगा और जीरो वैसा का वैसा। सेम केस, अब ये जो इक्वेशन है सभी वॉल्यूम के लिए लागू होती है। वॉल्यूम जो है आर्बिट्रेरी है, इसका मान चेंज करने पर भी इसकी वैल्यू हमेशा जीरो प्राप्त होगी। इसका मतलब इसके अंदर जो इंटीग्रेंट है उसका मान वैनिश करना चाहिए, उसका मान जीरो होना चाहिए। तो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन होगी, वो उसका डिफरेंशियल फॉर्म है। अब हम थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करेंगे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो इसके लिए हम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ करते हैं। उस लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड लूप, कोई भी बंद लूप है उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी द्वारा दिया जाता है, जहाँ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस प्रकार संबंधित होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी। तो एस कोई सरफेस हो गया जिसके चारों ओर का जो लूप है वो एक बाउंड्री के रूप में है। अब वो जो लूप बाउंड्री है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो उस बाउंड्री के
टेंजेंशियल होगा। अब अपन उसके अंदर अगर अपन कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले लें dl, तो उस लूप में उस बाउंड्री के अनुदिश जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। तो ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने फाई का मान भी ले लिया और ई का मान भी ले लिया। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस प्रकार एक इक्वेशन प्राप्त होगी। डी बाई डी टी जो कि डिफ्रेंशिएशन को शो करता है, ये इंटीग्रेशन को शो करता है। इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको अंदर ले लिया डी बाई डी टी को। तो यहाँ हम देखते हैं कि डी बाई डी टी की जगह हमने डेल्टा अपॉन डेल्टा टी रखा है जो पार्शियल डेरिवेटिव है। तो ये इसलिए रखा है कि यहाँ जो बी और फाई का मान है वो केवल टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो हम बी का मान केवल टी के रेस्पेक्ट में ज्ञात करना चाहते हैं। जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर इसका मान यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए डी बाई डी टी की जगह डेल्टा बाई डेल्टा टी लिया है। अब पुनः स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे हम और इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी एस, ये सेम आ जाएगा। अब दोनों को एक तरफ ले लेंगे और सरफेस इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा। यहाँ वापस सेम केस, सिंस सरफेस इज आर्बिट्रेरी, जो सरफेस हमने लिया है वो आर्बिट्रेरी है, स्वेच्छ है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये सरफेस इंटीग्रल का मान 0 आ रहा है। तो ये सभी सरफेस के लिए 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो क्वांटिटी है जिसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं, समाकल्य, उसका मान 0 होना चाहिए। तो इसका मान 0 हो गया। इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो हमें इस तरह की इक्वेशन प्राप्त होगी। तो ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है।